Welcome to Bioma IS Delhi. I am P. Ranjit, Faculty of History. I have been teaching history for 15 years. एक मशहूर कहावत है, Nobody can change history, even the God, but historian can. आपने देखा होगा इतिहास को कोई चेंज नहीं कर सकता है। भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। आप इस डाटा को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे पहलू होंगे। मार्क्सवादी उसे कुछ और ढंग से व्यक्त करेंगे, सवर्टन कुछ अलग तरीके से व्यक्त करेंगे। कोई इसे बुर्जुआ क्रांति की जीत बोलेगा, कोई इसे गांधीयन फिलॉसफी की जीत बोलेगा, कोई इसे सर्वहारा वर्ग की जीत बताएगा। उसी तरह ये अलग अलग जो पहलू हुए, ये जो अलग अलग विचारधारा हुई, ये अलग अलग जो कंटेंट हुए, इसी को इतिहासकार इतिहास लेखन का नाम देते हैं। ये आपके IAS के एग्जाम की पर्पस के लिए यहाँ दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हिस्टोग्राफी की व्यापक समझ आपके पास होनी चाहिए, और आपको किस स्कूल ऑफ थॉट को पढ़ना है, ग्रास्प करना है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। तो हमारा ये वीडियो, हमारे लेक्चर इसी संदर्भ पे आज आधारित है कि आखिर हिस्टोग्राफी में किन किन पहलुओं को लेना है और कितने प्रकार से, कितने स्कूल ऑफ थॉट हैं, कितने हिस्टोग्राफी है। तो फर्स्ट, हिस्टोग्राफी। इतिहास लेखन, ग्राफी, इतिहास लेखन। हिस्टोग्राफी ये 18वीं शताब्दी की देन है। 18वीं शताब्दी के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज भारत आए थे, उसके बाद वस्तुतः भारत के इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ था। अगर हम प्राचीन काल की, मध्यकाल की बात करें तो हमने धार्मिक ग्रंथ लिखी, हमने साहित्यिक ग्रंथ लिखी, हमने कामसूत्र भी लिखी, बहुत सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन इतिहास लेखन हमारा कमजोर पक्ष रहा। पूरे प्राचीन काल में, मध्यकाल में प्रॉपर इतिहास को लेकर हमारी कोई किताब नहीं लिखी गई, ग्रंथ नहीं लिखे गए। एक अपवाद है जो कश्मीर के इतिहास में लिखी गई थी, कल्हण की राजतरंगिणी। इस किताब का आप नाम याद रखेंगे, कई प्री में पूछा जाता है। कल्हण की राजतरंगिणी, जो वस्तुतः कश्मीर के इतिहास, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया जाता है। तो उस किताब के अलावा बाकी प्राचीन काल, मध्यकाल में इतिहास को बस विषय वस्तु मानकर बहुत कम किताब, कोई किताब नहीं लिखी गई है। जब यहाँ अंग्रेज आए थे तो 18वीं शताब्दी में उन्होंने भारत की इतिहास रचना प्रारंभ की, इतिहास का अध्ययन किया, और उन्होंने सही मायने में पहला इतिहास लिखा, जिस इतिहास श्रृंखला को नाम दिया गया औपनिवेशिक इतिहासकार। तो फर्स्ट, औपनिवेशिक इतिहास लेखन। औपनिवेशिक इतिहास लेखन, कॉलोनियल हिस्ट्री। कॉलोनियल हिस्टोग्राफी। औपनिवेशिक इतिहास लेखन या कॉलोनियल इतिहास लेखन 18वीं शताब्दी में लिखी गई। इसके दो मशहूर इतिहासकार थे, जिनका नाम आप याद रखेंगे, जेम्स मिल और जेम्स ग्रांट। जेम्स मिल और दूसरे इतिहासकार थे जेम्स ग्रांट, जिन्होंने औपनिवेशिक इतिहास लेखन को पे बल दिया और भारत का प्रारंभिक इतिहास लिखने का प्रयास किया। लेकिन समझने वाली बात यहाँ यह है कि यह जो इतिहास लेखन किया गया था, ये एक अलग मानसिकता से प्रेरित था। इनकी विचारधारा एक अलग विचारधारा थी, जो इस बात पर आधारित थी कि अंग्रेज वस्तुतः भारत पर या अफ्रीकन कंट्री पर इसलिए शासन कर रहे हैं कि हमें उन्हें सभ्य बनाना है, हमें उन्हें शिक्षित करना है। तो व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, ये जो ब्लैक लोग हैं, ये जो इंडियन लोग हैं, ये धरती के बोझ हैं, धरती की भार हैं, हमें भगवान ने इन्हें सभ्य बनाने को, सुशिक्षित बनाने के लिए इन्हें यहाँ पर भेजा गया है। तो वस्तुतः ये अपने शासन की औपचारिकता को या शासन को
औपचारिक सही मान रहे थे, व्यवस्थित कर रहे थे कि हम आप पर ऐसे शासन कर रहे हैं कि आप निरक्षर हैं, गरीब हैं, असभ्य हैं, आप में यहाँ विज्ञान का, टेक्नोलॉजी का, साइंस का, विज्ञान का कोई विकास नहीं हो पाया है। हम वस्तुतः आपके विकास के लिए, आपको सभ्य बनाने के लिए इस देश पर हुकूमत कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक खास इंटरेस्टिंग बात और है। इसी क्रम में उन्होंने एक शब्द दिया था जिसे कहा जाता है प्राच्य निरंकुशवाद। इससे आपके सवाल बनेंगे। प्राच्य निरंकुशवाद, इसका तात्पर्य यह निकला, ये जो इंडिया के रूलर थे, यहाँ के शासक थे, वो वस्तुतः निरंकुश थे। उन्होंने औरंगजेब का दौर देखा था या मुगल शासक का दौर देखा था, उस वक्त शासक निरंकुश थे। यहाँ पर प्रजातंत्र की अवधारणा नहीं थी, लोकतंत्र का कंसेप्ट नहीं था, न डेमोक्रेसी थी, न स्वशासन था, न लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी, न यहाँ पर किसी पब्लिक को, जनता को हक दिया गया था, अधिकार दिया गया था कोई सभा समिति बनाने के लिए। तो ये उन्होंने जो कंसेप्ट नरेशन जो व्यक्त किया, इस तरफ व्यक्त किया, ये लोग एक निरंकुश शासक हैं, आमतौर पर ये कत्लेआम करते रहते हैं। यहाँ पर स्वशासन की, लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की कोई ऐसी भावना नहीं है। और वस्तुतः इनके अंदर यहाँ पर आकर हमें इनमें लोकतंत्र की भावना को जगाना है, प्रजातंत्र की भावना को जगाना है, स्वशासन की अवधारणा को जगाना है और इन्हें सुशिक्षित और सभ्य बनाना है। तो जब प्राच्य निरंकुशवाद की अवधारणा आई, उसी में एक टर्म और आया जिसे कहा जाता है कि उत्पादकता का एशियाई मॉडल। उत्पादकता का एशियाई मॉडल, एशियाई मॉडल, इसका तात्पर्य निकला कि इन इतिहासकारों के द्वारा ये बताया गया कि यहाँ पर जो भी मॉडल है वस्तुतः राजा के इर्द गिर्द, किंग के इर्द गिर्द घूम रहा है। यहाँ आम जनता को, आम व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं दिया गया। तो औपनिवेशिक विचारधारा के इतिहासकार, समझने वाली बात है, औपनिवेशिक इतिहास लेखन के इतिहासकार वस्तुतः औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रसित थे। वो हमें, हमारे देश को बहुत ही पिछड़ा और असभ्य घोषित कर रहे थे। हमारी जो आदर्श थे, हमारी जो व्यवहार था, हमारे जो ग्रंथ थे, हमारी जो खोज थी, उसको उन्होंने मटियामेट कर दिया, धूमिल कर दिया। हमारे जो गौरव के क्षण थे, हमारे जो गौरव अतीत, जो हमारा प्रभावशाली अतीत था, गौरवान्वित अतीत था, उसको बिल्कुल उन्होंने धूमिल कर दिया। इस इतिहास लेखन एक मानसिकता थी कि हम सब हैं और अपने आप को जस्टिफाई कर रहे थे कि हम आप पर शासन इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम शासन नहीं करेंगे तो आप सभ्यता से बहुत दूर, बहुत कोसों दूर चले जाएंगे। तो औपनिवेशिक इतिहास लेखन, लेकिन इसमें खासियत एक ही बात है, इन्होंने भारत का व्यवस्थित इतिहास लिखा, एक राजनीतिक इतिहास पर बल दिया, लेकिन राजनीतिक इतिहास लिखने की परंपरा यहाँ पर शुरुआत हुई। लेकिन ये जिस मानसिकता से लिखा गया, वो मानसिकता काफ़ी खतरनाक थी। 18वीं शताब्दी में लिखी गई और इसके दो महान लेखक इतिहासकार थे, जेम्स मिल और जेम्स गांट। ये नाम आप याद रखेंगे, जिन्होंने भारत का प्रारंभिक इतिहास की रचना की। इसके अलावा इनका जो मॉडल था, इनका जो बताने का तरीका था, उस मॉडल में उन्होंने भारत के अतीत के गौरव को, यहाँ के विकास को, सबको उन्होंने धूमिल कर दिया। और इनका पूरा नैरेटिव नेगेटिव पॉइंट पे था कि भारत में कोई विकास नहीं है, यहाँ पर कोई विकास नहीं है, जो भी विकास किया वो हम लोगों के द्वारा किया गया। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि आर्यन जो थे वो बाहर से आए थे, इसलिए बाहर से आर्यन यहाँ डेवलपमेंट कुछ कर दिए क्योंकि ये लोग बाहर से आए थे, यूरोपियन कंट्री से आए थे। हड़प्पा सभ्यता जब खोज हुई तो इनका नैरेटिव ये था कि हड़प्पा सभ्यता का विकास इसलिए हुआ क्योंकि ये मेसोपोटामिया या मिस्र की सभ्यता से इनका इन्फ्लुएंस था, उन सभ्यताओं की देन थी। मतलब उन्होंने किसी भी ऐसा कोई भी उदाहरण, एग्जाम्पल नहीं छोड़ा जहाँ पर वो बताने का प्रयास करते कि ये लोग भी काफ़ी सभ्य थे, इन्होंने डेवलपमेंट अपने ज़माने में डेवलपमेंट कर चुके थे। तो औपनिवेशिक इतिहास लेखन जब लिखा गया, इसके रिएक्शन की फलस्वरूप, प्रतिक्रिया फलस्वरूप एक दूसरी इतिहास की धारा आई जिसे राष्ट्रवादी इतिहास लेखन कहा जाता है। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी।
राष्ट्रवादी इतिहास लेखन वस्तुतः औपनिवेशिक इतिहास लेखन की पर्टिकुलर फलस्वरूप लाया गया था। यह भी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखा गया और इसके जो मुख्य इतिहासकार थे, आपने नाम सुना होगा, बाल गंगाधर तिलक थे, नीलकंठ शास्त्री थे। ऐसे बहुत सारे इतिहासकार हैं जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की परंपरा से आज भी जुड़े हुए हैं। इनके इतिहास लेखन में इन्होंने हमें हमारे अतीत को गौरवान्वित किया। उन्होंने बताने का प्रयास किया कि जब ब्रिटिश हुकूमत या अमेरिकन सभ्यता डेवलप भी नहीं हुई थी, उसके हज़ारों साल पहले हमने क्या-क्या खोज कर चुके थे और हमारी सभ्यता कितनी विकसित थी। जहाँ तक लोकतंत्र की बात आती है, प्रजातंत्र की, तो हमने वैशाली में देखा था लिच्छवी गणराज्य हम कब स्थापित कर चुके थे। स्वशासन की बात हम मगध साम्राज्य में देख चुके थे। पूरा भारत एकजुट था, मगध साम्राज्य था 300 बीसी के आसपास में। और जो निरंकुश बात की बात करते हैं, उन्होंने अशोक का उदाहरण बताया, गुप्ता काल को एग्जाम्पल देके बताया कि उस वक्त कोई निरंकुशता की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि जनता को कितने हक दिए गए थे, कितने अधिकार दिए गए थे। हमारे वेद को, धर्मग्रंथों को, उपनिषद को लिख कर बताने का प्रयास किया गया कि हमारे उस वक्त हमारा साहित्य कितना समृद्ध था। हमने मगध के अलावा 2 विशाल साम्राज्य स्थापित किए थे, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय स्थापित कर चुके थे, जहाँ चाइना से बाहर से लोग हमारे पास सीखने के लिए आते थे। एक वक्त ऐसा था, एक दौर ऐसा था जब हम विश्वगुरु थे। तो उन्होंने अपनी समृद्ध विरासत को, समृद्ध परंपरा को, अतीत के गौरव का बखान किया और ये बताने का प्रयास किया कि औपनिवेशिक इतिहास लेखन में जो बातें कही गई थी वो बिल्कुल निराधार है, वो बेतुकी की बात है, इसका कोई अर्थ नहीं है। इस इतिहास लेखन में वस्तुतः अतीत को आधार बनाया गया कि अतीत में हम कितने समृद्ध थे, कितना विकास हो चुका था। और दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे, कुछ हद तक बात के दिनों में जाकर यह हिंदू परंपरा, हिंदू मैथोलॉजी से जुड़ गया। और इनका ये कहना था कि हम तो समृद्ध थे, बाकी ये जो चंगेज़ खां या तुर्क, मुग़ल, ये सब जो आए, इन्होंने हमें विकास से दूर कर दिया। लेकिन जब आप दोनों का विश्लेषण करते हैं ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो औपनिवेशिक बोथ आर रॉन्ग, दोनों गलत हैं। एक में हमारे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉइंट को बताया गया, हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया, और दूसरे लेखन में हम उसी पॉइंट को उठाते हैं जो हमारा प्लस पॉइंट था, जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। इतिहास की दोनों जो परंपरा है वो दोनों बोथ आर बायस्ड, दोनों सही परंपरा नहीं है। इसलिए हम इन दोनों किताब को आईएएस के एग्जाम के पर्पज से इस दोनों विचारधारा से दूरी बना के रखेंगे और ये दोनों विचारधारा की किताब को पुस्तक का अध्ययन नहीं करेंगे। लेकिन आपको जानने वाली बात यह है कि पहली इतिहास लेखन जो लिखी गई थी भारत में, वो औपनिवेशिक इतिहास लेखन के द्वारा, इतिहासकारों द्वारा लिखी गई थी, और उसके बाद दूसरी लिखी गई वो थी राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के द्वारा। लेकिन दोनों इतिहास जो लेखन जो है वो कहीं न कहीं किसी न किसी दुविधाग्रस्त थे, मानसिकता से ग्रस्त थे। भारतीय इतिहास का एक्चुअल वास्तविक इतिहास ये दोनों विचारधारा व्यक्त नहीं करती है। और अब हम आएंगे तीसरी विचारधारा पे, जिसका नाम है मार्क्सवादी इतिहास लेखन, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन, मार्क्सवादी इतिहास के लेखन। मार्क्सवादी इतिहास लेखन मार्क्सवादी इतिहास लेखन के भी 2 चरण थे, एक मार्क्सवादी, एक नव मार्क्सवादी। इसको भी अगर हम बांटेंगे तो इसके 2 चरण हो जाएंगे, एक मार्क्सवादी, दूसरा नव मार्क्सवादी, न्यू मार्क्सिस्ट। न्यू मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी।
मार्क्सवादी इतिहास लेखन ये 19वीं शताब्दी में लिखी गई। 19वीं शताब्दी की उत्तरार्ध में, लेटर हाफ में, ये दोनों विचारधारा आई। इसमें फ़र्क यही है कि ये विचारधारा वस्तुतः ज़्यादा फोकस करती थी राजनीतिक इतिहास पर, वंशावली पे, वंशों के इतिहास पर। इनका मुख्यतः फोकस था राजनैतिक पर। और जो नव मार्क्सवादी थी, उन्होंने सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को ही इतिहास की अपनी मूल धारा, मुख्य धारा बनाई। सोशल इकोनॉमिकल चेंजेस, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को और इसी नव मार्क्सवादी विचारधारा के इतिहास लेखन को आईएएस के एग्जाम के पर्पज से हमें इनकी किताबों को पढ़ना है। आपके सवाल जो बनेंगे इस नव मार्क्सवादी इतिहास लेखन से ही बनेंगे। तो जहाँ मार्क्सवादी इतिहास लेखन वस्तुतः राजनीतिक था, पॉलिटिकल इतिहास पर ज़्यादा फोकस था इनका, लेकिन नव मार्क्सवादी ने इतिहासकार ने ये बताने का प्रयास किया कि इतिहास वस्तुतः किसी की वंश को पढ़ने का नाम नहीं है कि हम मौर्य काल के वंश को पढ़ रहे हैं, कौन राजा पहले था, उसके बाद कौन शासक बने, उसके बाद कौन शासक बने, लेकिन वस्तुतः इतिहास जो है वो सामाजिक आर्थिक चेंजेज है। आखिर चेंज कैसे हुआ, परिवर्तन कैसे हुआ, विकास के पहलू कहाँ पे जुड़े। मैंने पिछली क्लास में आपको ग्राफ से बताने का प्रयास किया था कि जैसे भारत में सोशल चेंजेस कैसे कैसे हुए, उस सोशल चेंजेस होने में आखिर किसकी किसकी भूमिका थी, सामाजिक परिवर्तन किन की वजह से हुआ, किस फोर्स की वजह से सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन होते हैं। और उन्होंने धर्म को भी और सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन से जोड़ने का प्रयास किया। इनका पूरा का पूरा जो मॉडल था वो सोशल इकोनॉमिकल चेंजेस पर आधारित था, चाहे वो धर्म के बिंदु हों, चाहे वो राजनीतिक बिंदु हों, चाहे वो किसी और बिंदु पर आधारित हो। और इसी इतिहास लेखन की परंपरा को हमें अपनी किताब का आईएएस की पर्पज़ से, एग्जाम की पर्पज़ से हमें इन्हीं किताबों को पढ़ना है जो सोशल इकोनॉमिक चेंजेस को बतलाते हैं। इसके मुख्य इतिहासकार हैं, आपने नाम सुना होगा। अगर इंडियन राइटर की हम बात करें तो सबसे फेमस है रोमिला थापर। सेकेंड, आपने नाम सुना होगा आर.एस. शर्मा। आपने नाम सुना होगा बिपिन चंद्रा, बहुत ही फेमस है बिपिन चंद्रा वगैरह। आपने एक विदेशी राइटर का नाम सुना होगा ए.एल. वार्शम। आप ध्यान रखेंगे ए.एल. वार्शम इनका नाम है। इनकी पुस्तक का नाम पूछा जाता है, पुस्तक इंग्लिश में उन्होंने लिखी है। और भारतीय इतिहास में कोई भी इतिहासकार भारतीय इतिहास की इतनी अच्छी धर्म पे इन्होंने इतनी अच्छी रिसर्च किया है जो भारतीय इतिहास में नहीं कर पाए हैं, भारतीय इतिहासकार भी नहीं कर पाए, है ना। क्योंकि हिंदी में किताब का नाम है अद्भुत भारत और इंग्लिश वर्जन का नाम है ए वंडर दैट वाज इंडिया। इस पुस्तक का नाम आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा ए वंडर दैट वाज इंडिया। इसे पढ़ेंगे अभी आप लोग, इस किताब को आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छी किताब है। धर्म और खासकर कला संस्कृति पे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे सबसे बेस्ट किताब है और बहुत ही अच्छी किताब है, सब पढ़ेंगे जरूर। तो ए.एल. वासम, आर.एस. शर्मा, रोमिला थापर ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने बताने का प्रयास किया कि आखिर भारत में सामाजिक आर्थिक चेंजेस क्यों हुए, कब हुए, कैसे हुए, इसमें कौन सा वर्कफोर्स काम कर रहा था। इसके बाद एक और धारा आई जिसे नाम दिया गया सवर्टन इतिहासकार। एक अंतिम धारा हाल के दिनों में आई है जिसका नाम है सबाल्टर्न इतिहास लेखन। सबाल्टर्न इतिहास लेखन सबाल्टर्न इतिहास लेखन वस्तुतः सबाल्टर्न उस सैनिक को कहा जाता था, सैनिक टुकड़ी में जो सबसे छोटा काम करते थे उसे इंग्लिश में सबाल्टर्न कहा जाता है। तो सबाल्टर्न इतिहास लेखन वस्तुतः इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ है, लेकिन भारतीय संदर्भ में आपने नाम सुना होगा सुमित सरकार, जो इसे प्रमाणिक इतिहासकार हैं। सुमित सरकार, रामचंद्र गुहा, ऐसे बहुत सारे इतिहासकार हैं जो सबाल्टर्न इतिहासकार को परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने नाम सुना होगा रंजीत गुहा का,
सुमित सरकार, ये जो दो प्रामाणिक इतिहासकार हैं जो सवर्तन इतिहास लेखन की परंपरा से जुड़े हुए हैं। इनका एक अलग व्यू था। ये भारतीय राष्ट्रीय परंपरा को नहीं मानते, राष्ट्रवाद की धारणा को नहीं मानते हैं। इनका ये कहना है कि डेवलपमेंट के, सपोज मान लिया ये राजा हैं, ये प्रजा है, तो इनका ये कहना है कि जो परिवर्तन आते हैं इसकी वजह से आते हैं, प्रजा की वजह से आते हैं। आम आदमी का इतिहास, इन्होंने आम आदमी के इतिहास पर फोकस किया। जो क्रांति, आंदोलन, बगावत जो भी आती है वो आम आदमी के माध्यम से आती है, जिसमें राजा की कोई भूमिका, इन्होंने राजनीतिक भूमिका को महत्वहीन कर दिया। जो भी रोल है, जो भी भूमिका है वो प्रजा का है, वो आम आदमी का है। तो उन्होंने पूरा का पूरा इतिहास श्रृंखला जो लिखी वो आम आदमी से लेकर उन्होंने आम आदमी का वर्णन किया, विश्लेषण किया और आम आदमी से चलते चलते पूरे उन्होंने राजनीतिक परंपरा को आगे बढ़ाया, जिसमें छोटी छोटी भूमिका लिखी। किसान आंदोलन के बारे में, जनजातीय विद्रोह के बारे में, महिलाओं के विद्रोह के बारे में, छोटी जातियों के विद्रोह के बारे में, किसी खास संथाल परगना, बिहार झारखंड के संथाल परगना में जो विद्रोह हुआ उसको लेकर उसने नैरेटिव चेंज करने का प्रयास किया। उसने भारतीय राजनीतिक भूमिका को कैसे बदल दिया। तो सवर्तन इतिहासकार, सवर्तन इतिहास लेखन जो है वो वस्तुतः आम आदमी की भूमिका को, आम आदमी के इतिहास लेखन को, परंपरा को आगे बढ़ाया और जिसके माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं कि बदलाव के जो भाग होते हैं वो आम आदमी होते हैं और आम आदमी के द्वारा ही बदलाव लाया जाता है। लेकिन ये अभी, हालांकि सवाल सवर्तन से भी आते हैं, लेकिन आप बेसिकली मार्क्सवादी इतिहास लेखन को ही परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, उसे पढ़ेंगे, ये अभी बहुत ज़्यादा प्रामाणिक नहीं माना जाता है। तो वस्तुतः मैंने इतिहास लेखन, मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको इतिहास लेखन के बारे में चर्चा करूंगा। इतिहास लेखन मैंने आपको बताया 5 प्रकार की लिखेगी, 5 प्रकार के स्कूल ऑफ थॉट है। पहला औपनिवेशिक इतिहास लेखन, दूसरा राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, मार्क्सवादी, नव मार्क्सवादी और आपका सवर्तन इतिहास लेखन। जिसमें नव मार्क्सवादी जो इतिहास लेखन है उसकी पुस्तकों का आप अध्ययन करेंगे IAS एग्जामिनेशन, और अगर सवर्तन अगर पढ़ना चाहें तो सुमित सरकार की पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। बाकी जो पुस्तकें हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट आपके पर्पज से, एग्जाम के पर्पज से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो औपनिवेशिक इतिहास लेखन ने भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। उसके रिएक्शन के फलस्वरूप राष्ट्रवादी इतिहास लेखन आया, जिसमें हमारे अतीत की गौरव का बखान किया गया। लेकिन दोनों कहीं के बायस थे, इसलिए दोनों इतिहास लेखन की परंपरा में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पैदा कर पाए। उसके बाद आए मार्क्सवादी इतिहास लेखन, जिनका पूरा का पूरा फोकस था सोशल इकोनॉमिकल चेंजेस पे। उसके बाद एक नई धारा आई जिसका नाम दिया गया सवर्तन, जहाँ पे ये बताने का प्रयास किया गया जो बदलाव होते हैं वो बदलाव में कहीं कहीं आम आदमी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उस आम आदमी को लेकर ही इतिहास लिखा गया, चाहे किसान हो, चाहे जनजाति हो, चाहे महिला हो, चाहे किसी क्षेत्र विशेष के कोई आदिवासी हो। आपके एग्जाम के पर्पज से जो हमें पढ़ना है किताब, वो पढ़ना है मार्क्सवादी इतिहास लेखन को, जिसमें सबसे प्रामाणिक है RS शर्मा, बिपिन चंद्रा, आप रोमिला थापर की किताबों का आप अध्ययन करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारत के इकोनॉमिकल, भारत की आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था कैसी परिवर्तित हुई और उसके वहाँ पढ़ने के क्या क्या तरीके हैं। थैंक यू।